हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी हम यहाँ पे वन शॉट क्लासेस हम आपको चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की वन शॉट क्लासेस हमारी चल रही है, जिसका आज यूनिट नंबर 5 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे यूनिट नंबर 5 में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बेसिकली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में एक तो यूनिट नंबर 5 का रिवीजन करेंगे, साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो आपका BME 401 है, जो आपके बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट हमारे प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें हमने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक जो भी हमारी वन शॉट क्लासेस थी वो हमने स्टूडेंट आपको करा रखी है। वो हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस मेरिट पर अवेलेबल है। तो आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल जे क्लासेस मेरिट पर उसको देख सकते हैं, अगर जिसने नहीं देखी है। ठीक है, और बेसिकली और साथ ही साथ स्टूडेंट हमारी जो आगे की तरफ हमारा मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो भी आपकी वन शॉट वीडियोस होंगी वो भी हम अपना जल्द से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी के फिलहाल हम बात करेंगे अपना अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट अपने गैस टरबाइन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे जेट प्रपल्सन के बारे में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक इस वाले यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूंगा प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस हमने यहाँ पे स्टूडेंट अपना डिस्कस किया था अपना कंडेंसर के बारे में, कि कंडेंसर्स बेसिकली मैंने आपको बताया था, बॉयलर्स के बारे में आपको बताया था, स्टीम टरबाइन के बारे में आपको बताया था, रॉड क्या होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। सभी जो टॉपिक्स थे, कंडेंसर था, इन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट यूनिट आपके यहाँ पे 5th है, जिसमें पढ़ने वाले हैं गैस टरबाइन, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोपेलर जेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टीम टरबाइन, तो हमने जिसमें डिस्कस किया कि हमारा जो स्टीम होता है, मतलब एक बात कर सकते हैं कि हमारा पानी को हम गर्म करते हैं बाय द इन द बॉयलर में बाय द टेक ऑफ द हीट। ठीक है, तो फ्यूल कंबशन कराने के अकॉर्डिंग हमको हीट मिलती है, उस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं इन द बॉयलर में, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वाटर जो होता है वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वाटर जो होता है वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है, और फिर उस स्टीम को हम स्ट्राइक कराते हैं ब्लेड्स पर, मतलब अपनी स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स पर, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से हमारी मैकेनिकल एनर्जी में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द डायनमो के अकॉर्डिंग, मतलब एक तरीके से डायनमो हमारा होता है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया था। तो स्टीम टरबाइन के बारे में हमने डिस्कस किया कि स्टीम टरबाइन क्या होती है, वहाँ पे बॉयलर्स क्या होते हैं, कंडेंसर्स क्या क्या होते हैं, फ्यूल्स हम कौन सा यूज कर सकते हैं, फ्यूल का कंपोजिशन, मतलब फ्यूल को कंबस्ट कराने के लिए हमको कितना एयर का रिक्वायरमेंट होता है। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेसिकली, तो आपने आई थिंक उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो हमारी गैस टरबाइन होती है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा गैस टरबाइन के बारे में, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में स्टूडेंट, गैस टरबाइन के बारे में। देखो, टरबाइन का मतलब तो आप सब लोग समझते हैं, टरबाइन क्या होता है। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपका हीट इंजन है, टरबाइन है, स्टीम इंजन है, कंडेंसर है, बॉयलर है। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए स्टूडेंट बेसिक चीजें हैं, एक बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होने वाले होते हैं। मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियर को इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पंप्स क्या होते हैं, टरबाइन, इंजन, कंडेंसर, बॉयलर, बॉयलर कितने टाइप्स के होते हैं, फ्यूल्स वगैरह किस तरीके से कंबस्ट कराते हैं। ठीक है, या फिर बात कर सकते हैं हमारे स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब चीजें आपको स्टूडेंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपका जो वाइवा वगैरह होता है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं, और आप इन सभी चीजों का आंसर नहीं दे पाते हो, तो बहुत ज्यादा एक सोचने वाली बातें हो जाती है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के होते हुए आपको अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो बहुत ही ज्यादा श्रम की बात होती है। ठीक है, हीट इंजन क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, बॉयलर क्या होता है, ये सब नॉर्मली चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनका वर्क क्या होता है, इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, गेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, तो इनको रटने वाली चीजें नहीं है, इनको समझने वाली चीजें आपकी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टरबाइन, टरबाइन एक ऐसी मशीन होती है जो एक टाइप की एनर्जी को केवल किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एक टाइप की एनर्जी वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, काइनेटिक हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, हाइड्रोलिक हो सकती है, वाइंड
वो वाइंड एनर्जी हो सकती है, स्टीम एनर्जी हो सकती है, हाइड्रोलिक एनर्जी हो सकती है। तो डिफरेंट इसके इनलेट पर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, बट लेकिन वो हमको क्या देता है, केवल मैकेनिकल पावर ही देता है। ठीक है, तो टरबाइन इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस द मैकेनिकल पावर, ये भी हम कह सकते हैं। टरबाइन इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस द मैकेनिकल पावर बाय द हेल्प ऑफ द, मतलब जो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे टरबाइन का बेसिकली यूज करते हैं अपॉन, यहाँ पे इन सभी गैस टरबाइन का, फिर कह सकते हैं स्टीम टरबाइन का, अपनी पावर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे इन सभी का यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट गैस टरबाइन के बारे में, तो गैस टरबाइन क्या होता है, गैस टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट गैस एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गैस को जनरेट करते हैं। अभी हमने स्टीम टरबाइन में देखा था कि स्टीम को जनरेट कर रहे थे और उस स्टीम से अपनी टरबाइन की ब्लेड को रोटेट कराया जा रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हमको एक मैकेनिकल पावर मिल रही थी। लेकिन गैस टरबाइन में क्या होता है, गैस टरबाइन में हम क्या करते हैं, गैस का डेवलपमेंट करते हैं, गैस को इंक्रीमेंट करते हैं और इस गैस से क्या करते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर मैकेनिकल पावर मिलती है। बेसिकली हमारे जो गैस टरबाइन होती है, गैस टरबाइन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम टरबाइन बेसिकली में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हाइड्रोलिक टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन होती है, डीजल इंजन टरबाइन होती है, वाइन टरबाइन होती है। ठीक है, गैस टरबाइन होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी टरबाइन होती हैं, जिसके इनलेट सोर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टरबाइन के नाम होते हैं वो भी हमारे चेंज हो जाते हैं। ओके, तो गैस टरबाइन का मैं बारे में डिफाइन करूंगा, तो गैस टरबाइन क्या होता है और किसको किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली आप सब लोग इसके बारे में जान सकते हैं। तो गैस टरबाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट गैस एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज गैस टरबाइन। या फिर कह सकते हैं गैस टरबाइन इज ए रोटरी इंजन होता है दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ए फ्लो ऑफ कंबशन गैसेस। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे कंबशन गैसेस जो होती हैं उनका एक फ्लो जो होता है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं जब अपने फ्यूल को बर्न कराते हैं तो फ्यूल को बर्न करने से हमारा हॉट गैसेस हमारी क्रिएट होती हैं या फिर कंबशन गैसेस हमारी क्रिएट होती है। उन कंबशन गैसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमको मैकेनिकल पावर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस टरबाइन के बारे में आपको डिस्कस करना है, किस तरीके से इसका सिमेटिक डायग्राम होता है वो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, और किस कौन तरीके से यहाँ पे अपने इसका बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है। तो गैस टरबाइन का मोस्टली यूज किया जाता है जैसे कि हमारे एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं, तो मोस्टली एयरक्राफ्ट इंजन में गैस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ये हमारी जो गैस टरबाइन होती है बेसिकली मेरे टू टाइप्स की होते हैं, एक हमारी ओपन साइकिल होती है, एक हमारी क्लोज साइकिल होती है। ओपन साइकिल में क्या करते हैं, ओपन साइकिल में हमारा क्या होता है, इसमें अगर मैं बात करूंगा इसके कंपोनेंट्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, हम अपना ब्रिटन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी एफिशिएंसी को भी फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इसके बारे में जो भी कंपोनेंट्स उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बारे में, ब्रिटन साइकिल के बारे में, कि ब्रिटन साइकिल क्या होता है और क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे इसके होते हैं, इसकी एफिशिएंसी हमको क्या देखने को मिल पाती है, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटन साइकिल है क्या, तो ब्रिटन साइकिल एक हमारी गैस साइकिल होती है और ये हमारी जो होती है उसको कांस्टेंट प्रेशर गैस साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ब्रिटन साइकिल होती है वो एक तरीके से हमारी थ्योरेटिकल साइकिल भी होती है। तो इट इज ए थ्योरेटिकल साइकिल फॉर गैस टरबाइन एंड आल्सो नोन एज द कांस्टेंट प्रेशर साइकिल फॉर ए परफेक्ट गैस। ये हमारी एक थ्योरेटिकल साइकिल होती है और बेसिकली हम इसका यूज इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस साइकिल के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि गैस टरबाइन होता है वो किस तरीके से हम पावर को डेवलप करता है, कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग गैस टरबाइन हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने प्रीवियस, अगर मैं बात करूंगा प्रीवियस क्लासेस में, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाया था तो वहां पे मैंने डायग्राम बाय द नेटिंग के मतलब नेट्स के रिगार्डिंग मैंने उसको वहां पे स्टूडेंट आपको कराया था क्योंकि वहां पे सिलेबस काफी ज्यादा भी था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो टरबाइन का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, गैस टरबाइन किस तरीके से बनाई जाती है, स्टीम टरबाइन किस तरीके से बनाई जाती है, नॉर्मल एक शिमेटिक डायग्राम आपको आना चाहिए किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको गूगल से उठा के रख दिया, ठीक है, वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारा डिजाइन होता है बट लेकिन वहाँ पे एक अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं वो हमारा होता है। लेकिन आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, अपने कॉपी में किस तरीके से बनाकर आना है वो भी आपको स्टूडेंट ये तो पता होना चाहिए। भाई आपको नॉलेज तो है लेकिन आपको लिखने की नॉलेज नहीं है तो फिर पेपर में क्या लिखा हो, कुछ भी नहीं लिख पाओगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। नॉलेज कितनी हो, अगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, बनाकर नहीं आओगे तो नंबर आपको नहीं मिलने वाले। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो भी इसके सिमेटिक डायग्राम है उनको अच्छी तरीके से समझना, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबसे सिंपल और डायग्राम जो हमारा होता है वो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो गैस टरबाइन का अगर मैं बात करूंगा, गैस टरबाइन का सिंपल डायग्राम जो हम बनाते हैं बेसिकली किस तरीके से उसको यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे होता है स्टूडेंट कंप्रेसर। फर्स्टली हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर के बाद हमारा लगा होता है यहाँ पे कंबशन चैम्बर। ये क्या होता है, हमारा कंबशन चैम्बर होता है। कंबशन चैम्बर के बाद हमारे यहाँ पे होता है स्टूडेंट टरबाइन, दैट इज द गैस टरबाइन। ठीक है, गैस टरबाइन का यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक शाफ्ट मिलेगा।
जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा और यहाँ से मैकेनिकल पावर हमको मिल जाएगी। और यहाँ से क्या होगा, हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम होगी वो यहाँ से हमारी एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दिस कंडीशन फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, दिस इज द कंप्रेसर। ये क्या है हमारे स्टूडेंट, कंप्रेसर है। और कंप्रेसर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच कंप्रेस द गैसेस, विच कंप्रेस द एयर। ठीक है, कंप्रेसर केवल क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करता है, एयर को कंप्रेस करता है, ना कि वाटर को कंप्रेस करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच कंप्रेस द एयर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट इसका यूज किया जाता है अपने प्रेशर को इंक्रीज कराने के लिए। और आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी गैस का या किसी भी चीज सब्सटेंस का प्रेशर का इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या होगा, जो एटमोस्फेयर की एयर होगी उसको कंप्रेस करने का काम करेगा और कंप्रेस करके उसके प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। प्रेशर डिपेंड करता है हमारे मास पर। प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट ऑफ मास होता है उसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एयर होगी वो एक्चुअली हमारे किस में जाएगी, कंबशन चैम्बर में जाएगी। दिस इज द कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो कंबशन चैम्बर के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। कंबशन चैम्बर बेसिकली हमारा क्या होता है, कंबशन चैम्बर इज ए चैम्बर या फिर कह सकते हैं एक क्लोज्ड वेसल वेयर फ्यूल इज इंजेक्टेड या फ्यूल इज बर्न एंड इट इज प्रोड्यूस ऑफ द हॉट गैसेस। तो कंबशन चैम्बर एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एक हमारा कंबस्ट एरिया होता है जहाँ पे हम अपने फ्यूल को कंबस्ट कराते हैं, इग्नाइट कराते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या मिलती है, हॉट गैसेस हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो दिस इज द कंबशन चैम्बर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट सप्लाइड करते हैं, दैट इज द हीट सप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे हम हीट सप्लाइड का मतलब क्या है, सॉरी हीट सप्लाइड नहीं करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई दी जाती है और फ्यूल को यहाँ पे बर्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है क्या, दिस इज द गैस टर्बाइन। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं ये हमारा क्या है, गैस टर्बाइन है। तो गैस टर्बाइन में हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे कंबशन गैस हमारी होती है, दिस इज द कंबशन गैसेस। तो इन कंबशन गैसेस को हम अपने टर्बाइन की ब्लेड्स पर स्ट्राइक कराते हैं। ये हमारे क्या है, कंबशन गैसेस हैं। इन कंबशन गैसेस को क्या करते हैं, अपने टर्बाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्या मिलता है, हमको एक वर्क डन देखने को यहाँ पे मिल पाता है। दिस इज द वर्क डन। तो यहाँ पे हमको वर्क डन मिला, दैट इज द मैकेनिकल पावर हमको यहाँ पे मिल गई है। और इससे निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो यहाँ पे हमको बाहर निकल जाती है। दिस इज द एग्जॉस्ट गैसेज। तो ये हमारी क्या स्टूडेंट, एग्जॉस्ट गैसेज हैं जो हमको यहाँ पर एग्जिट होकर मिल पाती हैं। तो गैस टरबाइन में हमने क्या करा कि हमने कंबशन गैसेस के अकॉर्डिंग अपने टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कराया, जिसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर मैकेनिकल पावर मिली है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैस टरबाइन कहते हैं। और गैस टरबाइन में हमारे कौन कौन से मेन एलिमेंट होते हैं, हमारा कंप्रेसर होता है, कंबशन चैम्बर होता है, गैस टरबाइन होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा एक तरीके से हमारी ओपन साइकिल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एटमोस्फेयर से एयर आई, इसने कंप्रेस किया, फिर हमने कंबशन चैम्बर में ले गए जहाँ पे उसका हाई प्रेशर, यहाँ पे लिख सकते हैं हाई प्रेशर गैसेस। तो हाई प्रेशर गैस या हाई प्रेशर एयर, हाई प्रेशर एयर को अपने कंबशन चैम्बर में लेकर गए जहां पे हमने क्या किया, फ्यूल को ऐड किया, ऐड करने के अकॉर्डिंग उसको हमने हीटेड किया, हीटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको हॉट फ्लो गैसेस मिली, जिसको हम कह सकते हैं कंबशन गैसेस भी आप इसको बोल सकते हैं। उस कंबशन गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और वो क्या करता है, हमारी टरबाइन के ब्लेड पर उसको लेकर जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टरबाइन की ब्लेड हमारी रोटेट करती है और एक मैकेनिकल पावर यहाँ प्रोड्यूस करती है। अब एक इंजन से मतलब हमारा जो टरबाइन है, टरबाइन से निकलने वाली जो भी हमारी कंबशन गैसेज हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, उनको ओपनली तरीके से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो निकलने वाली हमारी एग्जॉस्ट गैसेज हैं, उन एग्जॉस्ट गैसेज को लेकर जाया जाता है अपने हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, दिस इज द हीट एक्सचेंजर। ये क्या है, हमारा हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, ये क्या हमारा हीट एक्सचेंजर है, जो क्या करेगा, हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही थी उन एग्जॉस्ट गैसेस की हीट को कम करेगा, मतलब हीट का ट्रांसफर करने का काम करेगा, हीट को एक्सचेंज करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे थोड़ा लो प्रेशर या फिर कह सकते हैं लो टेम्परेचर फ्लू गैसेस यहाँ पे हमको मिल जाएंगे, लो टेम्परेचर गैस हमको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम इस लो टेम्परेचर गैस को दोबारा से कंप्रेस कराएंगे और फिर उसको इस तरीके से यहाँ पे साइकिल में प्रोवाइड करा कर लेके जाएंगे और इस तरीके से हमारी क्या होगी, यहाँ पर साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इस साइकिल को बेसिकली क्लोज साइकिल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ब्रिटेन साइकिल एक हमारी क्लोज साइकिल भी होती है, एक हमारी थ्योरेटिकल साइकिल भी होती है, एक हमारी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फ्यूल का जो ऐड करते हैं वो अपने कांस्टेंट प्रेशर पर अपना फ्यूल को इसमें ऐड किया जाता है।
तो बेसिकली हमारा क्या है, सिंपल और सिमेटिक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से अपना ब्रेटन साइकिल का हम यहाँ पर गैस टरबाइन का यहाँ पे एक सिंपल तरीके से डायग्राम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से प्रोसेस हमारे यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2, दिस इज हम इसको 1 मान लेते हैं। चलो इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रोसेस नंबर 1, और यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2, मतलब 1 से 2 में हमारा कंप्रेसर है, 2 से 3 की बात करेंगे तो कंबशन चैम्बर है, और 3 से 4 की बात करेंगे तो हमारा इस गैस टरबाइन है, और 4 से 1 के बीच में बात करेंगे तो हमारा हीट एक्सचेंजर है। तो बेसिकली हमारे 4 प्रोसेस यहाँ पर होंगे। तो बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस फर्स्ट से एक, प्रोसेस 1 से 2 में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो क्या होने वाला है यहाँ पर, तो देयर इज द आइसेंट्रोपिक। अच्छा पहले इसका हम बना लेते हैं इसका टीएस डायग्राम। ठीक है, इसका यहाँ पर टीएस डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो टीएस डायग्राम देखेंगे किस तरीके से आप इसका टीएस डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे यहाँ पर टीएस डायग्राम को, क्योंकि ये बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे, वहाँ पे टीचर आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देते होंगे, आप समझते होंगे टीएस डायग्राम क्यों बनाना है, ये किस तरीके से कर बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं इसको, इसका बनाना जरूरी है नहीं है। तो विदाउट एनी टीएस डायग्राम तो पेपर में नंबर मिलने वाले ही नहीं है। आपको इसको समझना पड़ेगा, अगर आप इसको समझते हैं तभी अपने क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, डेरिवेशन को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट एनी अगर आप इसको नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखो हर कोई चीज है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी में हम हर एक चीज को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का मकसद हमारा उसको ये नहीं है कि हमको पढ़ना है और फिर उसको याद करके पेपर में लिख कर आकर उसको नंबर लेकर आ जाएंगे, बस खत्म कहानी। उसको समझना है, वो आगे आपको यूज आने वाली चीजें होती हैं, आगे आपको यूज आने वाली चीजें होती हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ पर आपको टकरा सकती है, कहीं भी आपको मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टीएस डायग्राम के बारे में कि टीएस डायग्राम इसका हम किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली टीएस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारी 2 लाइन हमारी इस तरीके से होती हैं, आपको जो बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस होगा, तो कंप्रेशन को मैं इस तरीके से डिस्कस कर सकता हूँ, दैट इज द कंप्रेशन प्रोसेस। फिर हमारा कंबशन प्रोसेस हमारा ये था, फिर हमारा टरबाइन था, और फिर हमारा ये हो जाएगा क्या, दैट इज द एक्सपेंशन, दैट इज द हीट एक्सचेंजर डिवाइस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ पर इसके टीएस डायग्राम के बारे में, तो टीएस डायग्राम आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको छोटा बना कर देता हूँ, तो यहाँ पे टीएस और पीवी डायग्राम दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली टीएस डायग्राम ही डिस्कस कर लेते हैं। चलो तीन दोनों बना लेंगे यहाँ पर, थोड़ा मैं यहाँ पे छोटा छोटा बना देता हूँ। तो सबसे मोस्टली जो होता है हमारा टीएस डायग्राम होता है। टीएस डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद हमारा क्या होगा, कंबशन में हीट एडिशन होगा, जिसके अकॉर्डिंग से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्टैंड टरबाइन वर्क होगा, और फिर हमारा हीट एक्सचेंजर होगा। तो ये दिस इज हमारा हो जाएगा टीएस डायग्राम। तो इसको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं, डेट इज द प्रोसेस 1 से 2 इज द कंप्रेशन, 2 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कंबशन प्रोसेस, और 3 से 4 हमारा हो जाएगा टरबाइन वर्क, और 4 से 1 हमारा हो जाएगा हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसर, ये हमारा कंबशन चैम्बर या हीट एडिशन, या इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पीवी डायग्राम के बारे में। तो पीवी इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। अभी मैंने आपको बताया था, तो पीवी डायग्राम में क्या होगा, जब हम 1 से 2 कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस में क्या होता है, हमारा प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो हमारा किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हमारा ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम क्या करेंगे, हीट का एडिशन करेंगे, हमारा कांस्टेंट प्रेशर हो गया। फिर हमारा टरबाइन वर्क एक्सपेंशन होता है, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपेंस, दिस इज द हीट एक्सचेंजर, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको मतलब एक तरीके से यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज जो होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, सॉरी, हीट एक्सचेंज किस पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, दिस इज द प्रोसेस 1 से 2 से 3 एंड ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे पीवी डायग्राम। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा पीवी डायग्राम यहाँ पे हमको बन जाएगा। दिस इज द पीवी डायग्राम। तो इस तरीके से इसका पीवी डायग्राम आप बना सकते हैं और साथ ही साथ आगे की तरफ डिस्कस करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में कि इसके प्रोसेस हमारे कौन कौन से। ठीक है, तो प्रोसेस के बारे में आपको डिस्कस करके बता रखा था कि किस तरीके से इसके प्रोसेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट इज द प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूं इसके प्रोसेस के बारे में। तो टीएस डायग्राम में लोग देख पाएंगे। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट एंट्रोपी के बारे में, तो एंट्रोपी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज द S1 इक्वल्स टू S2 होगा और यहाँ पे हमारा कितना होगा S3 इक्वल्स टू S4 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, मतलब प्रोसेस 1 से 2 हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है जिसमें हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। तो इसको हम आइसोट्रोपिक भी बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक भी बोल सकते हैं, आइडियाबैटिक भी बोल सकते हैं। तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा क्या है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो एयर इज बीइंग कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली बाय कंप्रेसर बिटवीन द प्रेशर P1 से P2। प्रोसेस 2 से 3 की मैं बात करूंगा, तो प्रोसेस 2 से 3 में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अपने कंबशन चैम्बर में यहाँ पे हीट को एडिशन कर रहे हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर, और जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको हॉट फ्लो गैसेस हमको प्रोड्यूस हो रही हैं। प्रोसेस 3 से 4 में आइसेंट्रोपिकली हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इन द टरबाइन में, और प्रोसेस 4 से 1 में हमारा क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है जिस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो कहीं भी अगर हम हीट को ले रहे हैं, हीट को दे रहे हैं, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट को ऐड किया जाता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हीट को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इतना आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर हम यहाँ पे हीट को रिजेक्ट करेंगे और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड किया जाता है। तो प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोसेस, तो बात करेंगे प्रोसेस 1 से 2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन द कंप्रेसर। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे प्रोसेस 2 से 3 के बारे में। प्रोसेस 2 से 3 में हमारा क्या हो जाएगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रोसेस 3 से 4 की बात करेंगे, तो प्रोसेस 3 से 4 में हमारे यहाँ पर हो जाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन। ठीक है, प्रोसेस 4 से 1 की मैं बात करेंगे, आइसेंट्रोपिक सॉरी हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure, heat rejected at constant pressure in heat exchange। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप हमारे प्रोसेस है जिसके बारे में आप यहाँ पर लोग इसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 4 से 1, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किए। अब देखेंगे इसकी इफिशिएंसी के बारे में कि इसकी इफिशिएंसी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के हमारा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हीट एडिशन देखेंगे यहाँ पर। तो हीट एडिशन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट किसके ऊपर, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट हीट एडिशन, दैट इज इसको Q1 मान लेते हैं। तो Q1 बराबर हमारा हो जाएगा mCp, और हीट एडिशन कहाँ पर कर रहे हैं, 3 से 2 में, तो दैट इज अ T3 माइनस के T2, T3 माइनस के T2 यहाँ पे आपको हो जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे हीट रिजेक्शन के बारे में, हीट रिजेक्टेड दैट इज द Q2
यहाँ पे हो जाएगा आपका एम सी पी, हो जाएगा आपका हीट रिजेक्ट कहाँ पर है 4 से 1, तो हायर टेम्परेचर कितना है 4 है, ये हमारा लोअर टेम्परेचर है, तो T4 माइनस के T1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट वर्क डन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो वर्क डन होता है वो बेसिकली क्या होता है, टरबाइन वर्क यहाँ पे देखेंगे। तो टरबाइन वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टरबाइन वर्क तो टरबाइन वर्क यहाँ पे हमको मिलेगा डेट इज द डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी हमारा कितना मिलेगा टरबाइन वर्क की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, या हम इसको वर्क डन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्क डन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, हीट हीट एडिड माइनस के हीट रिजेक्टेड, हीट एडिड माइनस के हीट रिजेक्टेड। तो हीट ऐड हमने कितना किया यहाँ पर, डेट इज द Q1 माइनस के Q2। तो Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है, एम सी पी T3 माइनस के T2, एम सी पी T4 माइनस के T1, एम सी पी T4 माइनस के T1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा, या फिर इसको हम कॉमन ले सकते हैं, डेट इज द एम सी पी, यहाँ पे बचेगा हमका T3 माइनस के T2 माइनस के T4 माइनस के T1। ठीक है, यहाँ पे हमने केवल एमसीपी मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर हमको इतना बचने वाला है। ओके, इतना क्लियर हो गया, दिस इज द वर्क डन। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। अब बात करेंगे इफिशियंसी के बारे में। तो इफिशियंसी क्या होगी हमारी, डेट इज द वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, वर्क डन हमको कितना देखने को मिला, डेट इज द एमसीपी T3 माइनस के T2 T4 माइनस के T1 अपॉन हीट सप्लाइड हमने कितना किया, डेट इज द हीट एडिड Q1, तो हो जाएगा एमसीपी T3 माइनस के T2, एमसीपी T3 माइनस के T2। तो एमसीपी से एमसीपी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको इफिशियंसी कितना मिलेगा यहाँ पर, इफिशियंसी की वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज द T3 माइनस के T2 T4 माइनस के T1 अपॉन T3 माइनस के T2। यहाँ पे हमको इसका एफिशिएंसी यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने इसके नीचे रख लिया, तो इसका कोड हमको एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर कितनी, एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस T4 माइनस के T1 अपॉन T3 माइनस के T2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया यहाँ पे स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मान लिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, देखेंगे यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस हमारा क्या था। तो बात करेंगे प्रोसेस 1 से 2 की मैं बात करूंगा। तो प्रोसेस 1 से 2 में हमारा क्या था, कंप्रेशन प्रोसेस था। देयर टेम्परेचर डेट इज द T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू प्रेशर इज द P2 अपॉन P1, और हमारा हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ से T2 की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा T1, और ये P2 अपॉन P1 जो होता है हमारा रो होता है, दिस इज द कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो P2 अपॉन P1 जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, रो होता है, जिसको प्रेशर रेशियो के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो रो बराबर में होता है P2 अपॉन T1 इक्वल्स टू प्रेशर रेशियो। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेशर रेशियो के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर रेशियो। तो हमने क्या करा, T2 इक्वल्स टू T1, P2 अपॉन P1 की वैल्यू कितनी होगी, रो हो गई, तो रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेंशन प्रोसेस में, प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक्सपेंशन प्रोसेस में बात करेंगे। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में हायर टेम्परेचर कितना था, T3 अपॉन T4। ठीक है, और बात करेंगे प्रेशर की, तो प्रेशर हमारा वैल्यू किस में ज्यादा है, देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो हमारा टेम्परेचर डेट इज द T3 हमारा ज्यादा होगा, T4 कम होगा, प्रेशर T3 ज्यादा होगा, T4 हमारा कम होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज द T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो T3 अपॉन T4
अब इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 गामा माइनस के 1 हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर, तो T3 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, T4, और P3 अपॉन P4 बेसिकली हमारा क्या है, रेशो है। ठीक है, तो दिस इज द रेशो। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे T2 एंड T3 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करेंगे। तो नाउ ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ T3 and T2 in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, दैट इज द एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T4 अपॉन T1 अपॉन T3 माइनस के T2। तो T3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज द T4 रो की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा माइनस के T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू हमारी आई थी T1 रो की पावर गामा माइनस के 1। T1 कितना है, T1 रो की पावर गामा माइनस के गामा। ठीक है, तो बेसिकली इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 1 माइनस के T4 माइनस के T1। यहाँ से मैंने रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरा T4 माइनस के T1। यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर यहाँ पे इफिशियंसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 1 माइनस 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इस वाली इफिशियंसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अपना न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है, दैट इज द एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 माइनस 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। रो इज द प्रेशर रेशो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, P2 अपॉन P3, मतलब P2 अपॉन P1 या P3 अपॉन P4 हमारा इसका प्रेशर रेशो की वैल्यू होती है। गामा जो है हमारा इस यहाँ पर एडियाबैटिक इंडेक्स है, जिसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1.4 होती है, गैस के लिए हमारी और अदर गैस 1.3 हमारी होती है। तो ये वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपको निकालनी है। ठीक है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो इसका ब्रेटन साइकिल क्या होता है, इसका एफिशिएंसी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आगे की तरफ कि हम अपना जो गैस टरबाइन है फिर गैस साइकिल है, अपनी एफिशिएंसी को किस तरीके से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अब उन वाले प्रोसेस को यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि हमने स्टीम टरबाइन में स्टीम टरबाइन में हमने डिस्कस किया था कि अपने स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी को किस तरीके से अपना इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्या उसमें अपडेट कर सकते हैं, वो हमने वहां पे डिस्कस किया था। जैसे कि हमने बाइनरी साइकिल के बारे में डिस्कस किया, को जनरेशन, रीहीट, ठीक है, रीजनरेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइकिल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया, जिसके अकॉर्डिंग देखा था कि किस तरीके से स्टीम टरबाइन की इफिशियंसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पे गैस टरबाइन में। तो गैस टरबाइन में अपनी गैस टरबाइन की जो इफिशियंसी होती है, मिलने वाली जो हमारी इफिशियंसी है, उसको किस तरीके से स्टूडेंट इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग। तो गैस टरबाइन साइकिल होगी विद इंटरकूलिंग होगी। तो इंटरकूलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटरकूलिंग में यहाँ पे स्टूडेंट हमारे 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, तो आपको इनको समझना है, समझने से पहले इनको फिर ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ मतलब ड्रॉ करने से पहले आपको समझना है, उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। देखो इंटरकूलिंग का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमको मिल गई। आप लोग ये सोच पा रहे होंगे कि हम कंप्रेसर का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, हम कंप्रेसर का उपयोग किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर का उपयोग बेसिकली इसलिए किया जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है वहां पे हमारा कम प्रेशर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा हमको ज्यादा, अगर जैसे कि हम आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन कराए थे कि जब हम अपना फ्यूल का कंबस्ट कराते हैं तो वहां पे हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑक्सीजन की, एयर की, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो फ्यूल है वो जल्दी से जल जाए। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमको मिल पाए और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फ्यूल होगा वो जल्दी से जल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि जब हम किसी भी आग को जलाते हैं, चूल्हे में, बर्नर में, कहीं पर भी कोयला, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो उस आग को जल्दी जलाने के लिए हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, फूकनी से फूंक मारते हैं, पंखे के द्वारा उसको हवा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जिसमें फोर्स ड्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, फोर्स इंड्यूस ड्राफ्ट विद डिफरेंट टाइप के देखा था, जहाँ पे हमने क्या करा था, एयर प्रीहीटर में फैन को लगाया था। ठीक है, इंड्यूस ड्राफ्ट हमने लगाए थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, एयर की सप्लाई को दे रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फर्नेस में जो हमारा फ्यूल है वो जल्दी से जल जाए। अब यही काम होता है कि हमारा जो कंप्रेसर क्या करता है कि खींच के हवा को लेकर आकर हमारा कंबशन चैम्बर में फेंक देने का काम करता है,
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो भी होता है वो हमारा कंबसन चैम्बर में प्रोवाइड कराने का काम करता है कौन, हमारा कंप्रेसर। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्रेसर का बेसिकली यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है जो क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है। हम उस कंप्रेस एयर को, जब आपने देखा हमको क्या चाहिए, केवल हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, ना कि हमको इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तब कंप्रेसर क्या करता है, जब एयर को कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और हमको प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, उसको ठंडा करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक इंटरकूलर का उपयोग किया जाता है। इंटरकूलर यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर है उस कंप्रेस्ड एयर की हीट को एक्सट्रैक्ट कराने का काम करता है, लेकिन उसका प्रेशर तभी उतना कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या करता है, वो हमारा हीट को एक्सट्रैक्ट कराने का काम करता है, हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा हीट कम हो गया, हमारा क्या होगा, प्रेशर हमारा था, हम क्या करें, अब दोबारा से उसको दोबारा से एक और कंप्रेसर में लेकर जा रहे हैं, जहां पे क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से कंप्रेस कर रहे हैं। उसको कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका और प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे उसका थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उसको कंबसन चैम्बर में लेकर जाया जाता है। कंबसन चैम्बर में हम क्या करते हैं, फ्यूल वगैरह को ऐड करके वहां पे हॉट गैसेस को डेवलप किया जाता है, और वो हॉट गैसेस को फिर अपना स्टीम टर्ब, जो गैस टरबाइन होती है, गैस टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक कराया जाता है, गिराया जाता है, एक्सपैंड कराया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो गैस टरबाइन होती है उसकी ब्लेड हमारी रोटेट करती है, जिसके कारण हमको एक मैकेनिकल पावर मिलता है। और उस मैकेनिकल पावर को हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैकेनिकल पावर को हम जनरेट मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए डायनमो के रिगार्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हमको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने एरोप्लेन में जो कॉकपिट वगैरह होते हैं, या एसी वगैरह होती है, लाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इन सभी को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, हमको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए होती है। अब ये तो नहीं कि हवाई जहाज आप उड़ा रहे हो, आपने बिजली का तार नीचे डाल रखा है, कनेक्शन उससे लेकर जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमको वहां पे क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको चाहिए होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस टरबाइन से मिलने वाली जो मैकेनिकल पावर होती है, उस मैकेनिकल पावर को हम कन्वर्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे डायनामो का उपयोग किया जाता है। तो डायनामो का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एयरप्लेन में जो भी हमारा कंफर्टेबल जोन्स होता है उसमें वहां पे स्टूडेंट्स का यूटिलाइज कर लेते हैं, और साथ ही साथ उससे निकलने वाली जो हमारी टरबाइन से एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, उन एग्जॉस्ट गैसेज का या तो हम रीयूज कर लेते हैं, या फिर उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमने गैसेस एटमॉस्फेयर में छोड़ी है उसको ओपन साइकिल के नाम से जाना जाता है, या फिर हम उस एग्जॉस्ट गैसेस को दोबारा से हीट एक्सचेंजर में ले जाके उसको दोबारा से कंप्रेस करा रहे हैं, वो एक तरीके से हमारा क्लोज साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा वर्क करता है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग। तो इंटरकूलिंग का यहाँ पे यूज किस लिए कर पा रहे हैं, कि जो कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा मतलब उसको कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसको ठंडा करने की हमको आवश्यकता होती है। तो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है आपको स्टूडेंट, एक बेस लाइन यहाँ पर खींच लेनी है इस तरीके से। बेस लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से डिजाइन करके आपको यहाँ पे सबसे पहले कंप्रेसर बनाना है। कंप्रेसर के बाद यहाँ पे आपका लग जाएगा इंटरकूलर, दैट इज द इंटरकूलर हो जाएगा। इंटरकूलर के बाद दोबारा से आपका यहाँ पर आ जाएगा कंप्रेसर। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका स्टूडेंट दोबारा से हमारा कंप्रेसर आ जाएगा। कंप्रेसर के बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट कनेक्ट करेंगे कंबशन चैम्बर को। कंबशन चैम्बर में हीट वगैरह फ्यूल वगैरह ऐड करके उसको लेकर जाएंगे किसमें, टरबाइन में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टरबाइन हमारा मिल जाएगा। ये टरबाइन से हमको एडजस्ट गैसेस बाहर की तरफ मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग होगा, जिसकी हम बात कर सकते हैं, डेट इज द कंप्रेसर। यहाँ पे एयर का इनलेट होगा, एयर इन, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर। दिस इज द हीट एक्सचेंजर, या फिर इसको इंटरकूलिंग बोलेंगे, इंटरकूलिंग। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, इंटरकूलिंग है, जो क्या कर रहा है, हमारे हीट को एक्सट्रैक्ट कराने का काम कर रहा है। इंटरकूलिंग कर सकते हैं बाय एयर के रिगार्डिंग कर सकते हैं, या फिर वाटर के रिगार्डिंग कर सकते हैं, जो भी हम पे सुटेबल होता है। ये हमारा कंप्रेसर फर्स्ट है, ये कंप्रेसर हमारा सेकंड है, ये सेकंड कंप्रेसर है। सेकंड कंप्रेसर क्या कर रहा है, इंटरकूलिंग से आने वाली जो हमारी गैसेस हैं, उन गैसेस को कंप्रेस करके हमारा कहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, कंबशन चैम्बर में प्रोवाइड करा रहा है। कंबशन चैम्बर में प्रोवाइड करा रहा है, दिस इज द कंबशन चैम्बर। और ये हमारी क्या है, गैस टरबाइन है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल पावर। यहाँ पे हमको वर्क डन मिल जाएगा।
और यहाँ से हमको एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको केवल यही समझना है कि यहाँ पे इंटरकूलर का हमने यूज किया, तो इंटरकूलर को दो कंप्रेसर के बीच में यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ पे इसका टीएस डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो टीएस डायग्राम को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। किस तरीके से इसका टीएस डायग्राम देखेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट छोटा सा यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ। टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको होनी चाहिए इस दो टाइप्स की हमारी ये डिजाइन हमारा होना चाहिए, मतलब रेखा होना चाहिए, दैट इज द P1 एंड दिस इज द P2, दिस इज द प्रेशर रेशो हमारी होती है। टीएस डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा कंप्रेसर है, तो हमने क्या करा यहाँ पे स्टूडेंट इसको कंप्रेस किया, उसके बाद उसको ठंडा किया, तो यहाँ पर हीट का एक्सट्रैक्ट हुआ। उसके बाद हमने दोबारा से इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके बाद इसमें हीट का ऐड किया, उसके बाद हमारा टरबाइन वर्क हुआ, फिर हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टीएस डायग्राम बन सकता है, प्रोसेस 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। समझ में आगे किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब इसका यहाँ पे बात कर सकते हैं, इसकी इफिशियंसी को किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। तो आपको इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हीट सप्लाइड आपने कहाँ पे किया है, हीट का रिजेक्टेड आपने कहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो कंप्रेसर तो दो वर्क यहाँ पे देने पड़ेंगे, यहाँ पे हमको वर्क मिल रहा है, तो आपको इस तरीके से इसकी इफिशियंसी को आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो देख सकते हैं किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, हीट सप्लाइड के बारे में। तो अगर मैं बात करूंगा इसके वर्क डन के बारे में, तो वर्क डन हमको देखने को कितना मिलेगा यहाँ पर वर्क डन। तो वर्क डन बेसिकली हमारा कितना होगा, डेट इज द हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन। टरबाइन वर्क हमारा कितना है, टरबाइन वर्क हमको मिलेगा 5 से 6, तो हो जाएगा हमारा MCP T5 माइनस के T6, T5 माइनस के T6 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ द मास दैट इज द कांस्टेंट, यहाँ पे m की वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो टरबाइन वर्क है माइनस ये हमारा कंप्रेसर वर्क हो जाएगा माइनस के। तो पहला कंप्रेसर वर्क हम देखेंगे दैट इज द MCP T2 माइनस के T1 और MCP कंप्रेसर T4 माइनस के T3। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, वर्क डन हमको मिल गया। हीट सप्लाइड में बात करूंगा तो हीट सप्लाइड हम देखेंगे कहां पे मिलेगा, हीट सप्लाइड हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा, डेट इज द Q। तो Q हमारा हीट सप्लाइड कहां पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, डेट इज द T5 माइनस के T4। तो MCP T5 माइनस के T। ठीक है, अब हमको इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज द वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, वर्क डन की अगर मैं बात करूंगा, वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, वर्क डन हमको कितना मिला, दैट इज द MCP T5 माइनस के T6 माइनस MCP T2 माइनस के T1 MCP T4 माइनस के T3 अपॉन हीट सप्लाइड हमने कितना किया है, दैट इज द MCP T5 माइनस के T4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MCP को कॉमन ले लेंगे, MCP हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमको T5 माइनस के T6 T2 माइनस के T1 T4 माइनस के T3 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और नीचे हमारा क्या बचेगा, डेट इज द MCP T5 माइनस के T4। इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इफिशियंसी हमको मिल जाएगी। तो इफिशियंसी हमको मिलेगी, डेट इज द हो जाएगा हमारा T5 माइनस के T6 T2 माइनस के T1 T4 माइनस के T3 अपॉन T5 माइनस के T4। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, ये हमारी क्या निकल जाएगी, इफिशियंसी निकल के आएगी, और आपको सभी साइकिल की इफिशियंसी इसी तरीके से आपको निकालनी है। ठीक है, अब मैं आगे केवल आपको पढ़ाऊंगा, केवल देखेंगे कि किस तरीके से उसको बस अपने साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी हो गई गैस टरबाइन साइकिल। अब इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी है यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट साइकिल के बारे में, किस तरीके से इफिशियंसी बात कर सकते हैं। गैस टरबाइन साइकिल विद रीहीट। रीहीट का मतलब क्या होता है कि अपनी स्टीम को दोबारा से गर्म करना, दोबारा से उसको हीटेड करना, वो हमारी रीहीट साइकिल कहलाएगी।
तो रीहीट साइकिल में बेसिकली हमारे क्या होते हैं, दो टरबाइन हमारी होती है, एक लो प्रेशर टरबाइन, एक हमारी हाई प्रेशर टरबाइन होती है, जिसमें कि दो कंप्रेसर हमारे, दो कंबशन चैम्बर हमारे लगे होते हैं। तो इसको ड्रॉ करेंगे, देखो किस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, तो आपको किस तरीके से बनाना होगा। तो सबसे पहले अगर नाम हमारा आ जाता है तो उसके हमारे माइंड में हो जाना चाहिए कि इतने कंप्रेसर है, किस तरीके से हमारा कितना टरबाइन यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। तो इसमें हमारे दो टरबाइन यूज होंगे, ठीक है। तो रीहीट का मतलब क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पे रीहीट का मतलब, सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंप्रेसर होगा। सबसे पहले हमारा क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या स्टैंड, कंबशन चैम्बर, ठीक है। कंबशन चैम्बर के बाद हमारी हो जाएगी यहाँ पे स्टैंड टरबाइन, दैट इज द गैस टरबाइन। ये क्या है, हमारी गैस टरबाइन है। दिस इज द गैस टरबाइन। गैस टरबाइन के बाद हमारा जो निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेज होंगी उनको दोबारा से कंबशन चैम्बर में भेजा जाएगा, उसको दोबारा से हीट किया जाएगा, और उस हीट से रिगार्डिंग हम दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टरबाइन को दोबारा से ऑपरेट कराएंगे। अपने टरबाइन को क्या करेंगे, दोबारा से ऑपरेट कराने का काम करेंगे, ठीक है। ये मैंने कंप्रेसर ही बना दिया उल्टा। ये भी कंप्रेसर ही बना दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयर इज द एयर इनलेट, यहाँ पे बात कर सकते हैं एयर इन, दिस इज द कंप्रेसर, दिस इज द कंबशन चैम्बर, दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन, दिस इज द कंबशन चैम्बर, एंड दिस इज द लो प्रेशर टरबाइन। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर टरबाइन, और यहाँ पे हमको एग्जॉस्ट गैसेस मिल जाएंगी, दिस इज द एग्जॉस्ट गैसेस। यहाँ से हमको मैकेनिकल पावर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें एक फंडा होता है पीछे, जैसे कि मैंने आपको साइकिल बताई थी ना ये वाली, इन सभी साइकिल्स में हमने देखा था किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। इसमें एक फंडा ये होता है, बच्चे भूल जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो कंप्रेसर होता है वो कनेक्शन होता है किससे, हमारा टरबाइन से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे डायग्राम बनाते हैं तो ये इसको भूल जाते हैं, ठीक है। इसका कनेक्शन करते हैं किससे, अपना टरबाइन से, तो क्योंकि कंप्रेसर जो वर्क करता है उसको हम आउटर से कहीं से वर्क नहीं देते हैं, वो टरबाइन से ही क्या करता है, अपना वर्क लेता है, टरबाइन से क्या करता है, अपना वर्क लेता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये इससे कनेक्ट होगा, ये हमारा इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को इससे कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला टरबाइन हमारा इससे कनेक्ट होगा। ये आपको मोस्टली आपको ध्यान रखना, ठीक है, बाय द शाफ्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे इसका, अगर मैं बात करूंगा टीएस डायग्राम के बारे में, तो टीएस डायग्राम, अगर मैं बात करूंगा टीएस डायग्राम के बारे में, तो टीएस डायग्राम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, टीएस डायग्राम। तो दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये प्रेशर लाइन हो गई। तो सबसे पहले हमारा कंप्रेसर है, ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर हो गया 1 से 2। फिर हमने कंबशन चैम्बर में हीट को ऐड किया, फिर हमारा टरबाइन वर्क हुआ, फिर हमने दोबारा से इसमें हीट को टरबाइन वर्क हुआ, फिर यहाँ पे हमने क्या है, दोबारा से हमने हीट ऐड किया, फिर टरबाइन वर्क हुआ, फिर हमारा इस तरीके से आ गया। ये हो जाएगा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हमारा क्लोज ओपन साइकिल है तो यहाँ पे इसको खोल देंगे, क्लोज साइकिल होगा तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात, ये भी अभी के लिए हमारा कैसा है, ये एक तरीके से ओपन साइकिल के बारे में हमने डिस्कस करके आपको बताया है। इसकी इफिशियंसी आप निकाल सकते हो, किस तरीके से निकालोगे, इफिशियंसी भी इसको आपको निकालनी होगी। इफिशियंसी किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमारा वर्क देख लेना, टरबाइन वर्क हमारे दो मिलने हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, कंप्रेसर को माइनस कर देंगे, और हीट एडिशन 2 टाइम्स हो रही है, तो हीट एडिशन यहाँ पे 2 टाइम्स करके आपको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या देखने को मिल पा रहा है कि कंप्रेसर से हम क्या कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस करने, जो हमारा कंबशन चैम्बर में जाके हमको हॉट गैसेस मिल रही है, उस हॉट गैसेस को अपना हाई प्रेशर टरबाइन में लेके जा रहे हैं। जो इससे निकलने वाली जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा ज्यादा है, गैसेस हमारी ज्यादा है, उनका प्रेशर भी ज्यादा है, हम थोड़ा सा उसमें हीट को ऐड करके दोबारा से इको टरबाइन को ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर ज्यादा मैकेनिकल एफिशिएंसी हमको मिल पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, रीयूज कर रहे हैं।
बात करेंगे रीजनरेशन साइकिल के बारे में। तो रीजनरेशन में बात करेंगे, रीजनरेशन में क्या होता है कि जो निकलने वाली जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती है, उन एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, हम उसकी हीट को यूज कर सकते हैं अपने द्वारा से अपनी गैस को गर्म करने के रिगार्डिंग। तो इस टाइप की जो साइकिल होती है, इस टाइप के जो हमारा सिस्टम होता है, उसको रीजनरेटिव बोला जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट बेस लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज द कंप्रेसर। ये क्या है, हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे थोड़ा सा हीटेड करेंगे। हीटेड करने के बाद तब उसको कंबशन चैम्बर में लेकर जाएंगे। कंबशन कंबशन चैम्बर के बाद हम क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे अपना टरबाइन में, और यहां से हमको मिल जाएगा एक मैकेनिकल पावर। अब इससे निकलने वाली जो हमारी हॉटेड गैसेज होंगी वो हमारे यहां से लेकर आएंगे, इस तरीके से उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हमने क्या करा, हीट एक्सचेंजर क्या है, मतलब ये क्या कर रहा है, हीट को इसको ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एयर इन करेंगे, एयर इन हमारा हो जाएगा, दिस इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद यहाँ पे हमने क्या करा, उस कंप्रेस एयर को हीटेड किया बाय फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज। तो यहाँ पे क्या है, मेरी एग्जॉस्ट गैसेज है। ये एग्जॉस्ट गैस के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, अपनी हमारी जो कंप्रेस एयर को यहाँ पे हीट को ट्रांसमिट किया है, दैट इज द कंबशन चैम्बर। और यहाँ पे हमारा क्या है, गैस टरबाइन है। दिस इज द गैस टरबाइन। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, मैकेनिकल पावर हमको मिल गया है। और गैस टरबाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस थी, उन एग्जॉस्ट गैसेस की हीट को हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं रीजनरेशन साइकिल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको रीजनरेशन साइकिल के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। साथ ही साथ बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी साइकिल आती है जिसके बारे में बात करेंगे, गैस टरबाइन साइकिल विद रीहीट एंड रीजनरेशन। पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि गैस टरबाइन साइकिल की एफिशिएंसी को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे इन सभी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी को लिखना पड़ेगा। तो गैस टरबाइन साइकिल विद रीहीट एंड रीजनरेशन, दोनों ही चीजें हैं, रीजनरेशन भी और हमारा रीहीट भी है। तो रीहीट का मतलब दो टरबाइन हमारे यहाँ पर लगने वाली हैं, जिसके अकॉर्डिंग दो कंबशन चैम्बर यहाँ पे हमारे यूज होंगे। रीजनरेशन का मतलब क्या है, निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस से क्या करेंगे, अपने हॉट गैसेस को यहाँ पर गर्म करने का काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक हम और एक बेस लाइन खींचेंगे। बेस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज द हीट एक्सचेंजर लेंगे। यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर के बाद हम इसको लेके जाएंगे टरबाइन में। टरबाइन से निकलने वाले जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, तब उसको दोबारा से लेकर जाएंगे कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर के बाद फिर हम इसको लेकर जाएंगे दोबारा से टरबाइन। तो ये पीछे हमने रीजनरेशन साइकिल पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द एयर इनलेट, ये हमारा कंप्रेसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस थी, हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पर। दिस इज द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, तो दिस इज द एयर इन कंप्रेस ने यहाँ पे हीट को एक्सट्रैक्ट किया, दिस इज द कंबशन चैम्बर। दिस इज द हमारा हाई प्रेशर टरबाइन। ये क्या है, हमारी हाई प्रेशर टरबाइन है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसका कनेक्शन किया हुआ है इससे। ये बनाना मत भूल जाना प्लीज, कनेक्शन बनाना मत भूल जाना। यहाँ भी मैंने बोल दिया आपको कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पर, दिस इज द लो प्रेशर टरबाइन। ये हमारा कंबशन चैम्बर होगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे एग्जॉस्ट गैसेस जाएंगी, और इस तरीके से अपना गैस टरबाइन साइकिल के रिगार्डिंग इसको बना सकते हैं। ठीक है, टीएस डायग्राम आपको इसको बनाना होगा, टीएस डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट, आगे की तरफ डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा गैस टरबाइन साइकिल विद रीहीट, दो टरबाइन लगेंगी और इंटरकूलिंग यहाँ पे हमारा लगने वाला है, तो दो कंप्रेसर भी यहाँ पे हमको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना बेस लाइन खींचेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर
बेस लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक कंप्रेसर हमारा यहाँ पर बनने वाला है, दूसरा कंप्रेसर भी हमारा बनने वाला है, फिर एक हमारे यहाँ पर टरबाइन बनने वाला है, दैट इज द हाई प्रेशर टरबाइन, फिर हमारा लो प्रेशर टरबाइन बनने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट, तो पहले इनको कनेक्ट कर लो बाय द शाफ्ट, इट इज ऑल्सो कनेक्ट बाय द शाफ्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरकूलिंग करेंगे। तो इंटरकूलिंग के लिए हमने यहाँ पे क्या करा है, एक इंटरकूलर का यहाँ पे हमने यूज किया, दिस इज द इंटरकूलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा स्टूडेंट, एक इंटरकूलर का यहाँ पे यूज किया। इसको हमने ठंडा किया, उसको दोबारा उस कंप्रेसर में ले गए, दैट इज द C1, दैट इज द C2। ठीक है, यहाँ पे हमारा एयर इन हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंप्रेसर के बाद हम लेकर गए इस वाली गैसेस को अपने कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर के बाद लेकर गए इसको हाई प्रेशर टरबाइन में, कंबशन चैम्बर 1। फिर इससे निकलने वाली जो हमारी हॉट गैसेस होगी उसको दोबारा से कंबशन चैम्बर में लेके गए, दैट इज द CC2। और इसको फिर दोबारा से हम यहाँ पे किस में लेकर आ गए, अपने लो प्रेशर टरबाइन। और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एक वर्क डन आपको मिल जाएगा, दिस इज द एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, इस तरीके से हमारा बनने वाला है गैस टरबाइन साइकिल विद रीहीट एंड इंटरकूलिंग। रीहीट एंड इंटरकूलिंग के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से इसका टीएस डायग्राम अगर आपको बनाना होगा तो टीएस डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर टीएस डायग्राम अगर मैं बात करूंगा, टीएस डायग्राम बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज द कंप्रेशन, फिर हमने इसका इंटरकूलिंग किया, फिर दोबारा कंप्रेशन किया, फिर हमने यहाँ पे कंबशन चैम्बर में ले गए, यहाँ पे हमको मिला टरबाइन वर्क, फिर दोबारा से हमने इसको क्या किया, हमने इसको दोबारा से कंबशन चैम्बर में ले गए, फिर हमने दोबारा यहाँ पे वर्क, इस तरीके से हमारा वर्क हुआ। तो डेट इज द 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसका टीएस डायग्राम इस तरीके से यहाँ पर बनने वाला होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज द 1, ये 1 हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2, दैट इज द 3, दैट इज द 4, दैट इज द 5, दैट इज द 6, दैट इज द 7, दैट इज द 8। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फ्लो डायग्राम आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, पीछे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, एक तरीके से रीजनरेटिव साइकिल में। तो रीजनरेटिव साइकिल में हमने मतलब अपना हीटेड किया था बाय द, कागज का डायग्राम आपको बना होगा, इसको देख लेंगे। आप सोचेंगे सर आपने इसका तो बनाया ही नहीं है इसका टीएस डायग्राम, तो इसका टीएस डायग्राम भी बना देता हूँ मैं, कोई नहीं। तो टीएस डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट इसका। तो फर्स्ट इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, मतलब प्रेशर लाइन हमारी हो जाएंगी। फर्स्ट इज द कंप्रेसर, हम इसको फिर हीटेड कर रहे हैं, मतलब एक इंटरचेंज कर रहे हैं। फिर हमारा कंबसन चैम्बर है, कंबसन चैम्बर के बाद हमने क्या है, हाई प्रेशर टरबाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर इसको किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं इसकी साइकिल को। तो फर्स्ट से हमारा 1 से 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने कूलिंग, इसको हीटेड कर रहे हैं, मतलब हीट को ऐड कर रहे हैं। तो हीट ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तरीके से। ठीक है, मतलब जो निकलने वाली हमारी गैसेज होंगी उस, तो उसको थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से बनाना। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा 1 से 2 को इस तरीके से लेकर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 से 3 में हमने कंबशन चैम्बर में लेगा इसको, फिर हमारा टरबाइन वर्क मिलेगा, फिर दोबारा कंबशन चैम्बर में ले गए, फिर दोबारा हमारा टरबाइन वर्क मिलेगा।
पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज द कंप्रेशन 1 से 2, फिर कंबसन चैम्बर में ले गए, फिर हमारा टरबाइन वर्क मिला, फिर दोबारा कंबसन चैम्बर में ले गए, फिर हमारा दोबारा टरबाइन वर्क मिला। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली बनने वाला। अब इसको जो हमने कूलिंग किया है, मतलब इसको जो हीटेड किया है बाय द दिस एंड इंटरकूलिंग जो किया है हमने इंटरकूलिंग किया है। तो लो प्रेशर टरबाइन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज है वहां से हमने क्या किया, इसको हमने कूलिंग किया है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो इसको देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से यहाँ पे हमारा थर्ड हो जाएगा, और थर्ड से फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन यहाँ पे हमको मिल जाएगा, सेवन से यहाँ पे एट यहाँ पे एग्जिट हमको। ठीक है, तो देखेंगे 1 से 2 हमारे कितना हो जाएगा कंप्रेसर वर्क, 2 से 3, तो 3 बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं इतना। ठीक है, 3 से 4, 3 से 4, 4 से 5 हो जाएगा ये, 5 से हमारा 6, से 7, से 8। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा हमारा टीएस डायग्राम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दैट इज द टर्बोजेट के बारे में, कि टर्बोजेट हमारा बेसिकली क्या होता है। तो अभी हमने पीछे इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया, गैस टर्बाइन के बारे में। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। बात करेंगे जेट प्रपल्सन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? जेट प्रपल्सन के बारे में। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे जेट प्रपल्सन क्या होता है, टर्बोजेट इंजन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बेसिकली फंडा ये देखा था कि हमारा जो गैस टरबाइन था, गैस टरबाइन में हमारे जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही थी उनका हमने रीयूज किया था अपने कंप्रेस एयर को गर्म कराने के लिए, मतलब उसको हीट पे ट्रांसमिशन करने के लिए। ऑल द वो हमारी गैसेस एनवायरमेंट में इसी तरीके से वेस्टेड हमारी हो रही थी। उसके बाद हमने यूज किया कि किस तरीके से हम इन एग्जॉस्ट गैसेस का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कहीं चीजों में। तो हमने क्या करा वहां पे स्टूडेंट, हमने इनका यूज किया बाय द इन द टर्म ऑफ द रॉकेट के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं रॉकेट हमारे होते हैं, हवाई जहाज हमारे होते हैं, एरोप्लेन हमारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें निकलने वाली जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को हम क्या करते हैं, थ्रस्ट के यूज में उनका यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा टरबाइन से निकलने वाली जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती है उनका प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, थ्रस्ट हमको चाहिए होता है। थ्रस्ट हमको मिलता है जब हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो टरबाइन से निकलने वाली जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उन एग्जॉस्ट गैसेस का वेलोसिटी इंक्रीज कराने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोजल का यूज करते हैं। तो नोजल एक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, हमारे काइनेटिक एनर्जी को, मतलब एक फिर कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। या फिर कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की वेलोसिटी को इंक्रीमेंट कराना होता है, काइनेटिक एनर्जी को वैल्यू को इंक्रीज कराना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, नोजल का बेसिकली यूज किया जाता है। तो हमने क्या करा, टरबाइन के एग्जिट पॉइंट पर एक नोजल का यूज किया। नोजल क्या करेगा, वहां पे उससे आने वाली जो हमारी हाई प्रेशर गैसेज होगी उन हाई प्रेशर गैसेज को कन्वर्ट करता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी एनर्जी हमको मिल जाएगी। अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी आपकी ज्यादा होती है तो वहां पे आपको क्या लगता है, फोर्स क्रिएट होता है। अगर मैं बात करूंगा, मैं कि एक बॉल लिया, उस बॉल को मैंने काफी ज्यादा स्पीड से फेंक के मारा, तो अगर वो दीवार पे लगे या शीशे पे लगे, किसी भी ह्यूमन बॉडी के लगे, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाला होता है वो। ठीक है भाई, अगर किसी भी चीज की बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होगी, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे एस्ट्रॉइड वगैरह आते हैं, ठीक है, अगर वो किसी अर्थ से हमारा टकराते हैं, कहीं से भी टकराते हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण वो आते आते जलकर ही हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं, वो उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो आते आते क्या करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो जल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपनी गाड़ी को हमने हाई स्पीड से भगा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों ने देखा होगा स्पीड ज्यादा होने के कारण गाड़ी बहुत ज्यादा दूर अगर टकराती है किसी तो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है, फिर हमारे टायर घिस जाते हैं, या फिर कह सकते हैं टायर घिसने के कारण हमारा आग भी लग सकती है। आप लोगों ने देखा होगा भी एक्सीडेंट अगर वगैरह होते हैं, जैसे एरोप्लेन कभी कभी क्रैश हो जाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ता है, तो वहां पे उसके पहिए अगर घिस जाते हैं तो घिसने के साथ साथ वहां पे आग भी लग जाती है। क्यों?
क्योंकि वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। किसकी वैल्यू? फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। फ्रिक्शन के कारण वहां पे हमको टेम्परेचर क्रिएट होता है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहां पे हमको आग देखने को मिल पाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेसिक फंडा हमारा केवल यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने पिचकारी लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा होली के टाइम पे पिचकारी वगैरह से बच्चे वगैरह खेलते हैं। तो वो क्या करते हैं, पिचकारी के अंदर पानी भरा रहता है, हम उसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ से पुश करते हैं। तो पिचकारी के आगे वाला जो सिरा होता है वो छोटा होता है और पीछे का सिरा हमारा बड़ा होता है। तो एक नोजल टाइप का हमारा हो जाता है, जैसे कि इस टाइप का आपको दिख पा रहा होगा। तो जब वहां से पानी को प्रेस किया जाता है तो पानी की जो वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा दूर तक जाती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है काफी ज्यादा दूर तक जाती है। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे आपने आपने देखने को मिला उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा मिली हमको। तो उसी तरीके से क्या करते हैं, वो थ्रस्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इससे निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज है, उन एग्जॉस्ट गैसेज को हम थ्रस्ट के रूप में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आप सब लोग जानते हैं एक तरीके से हमारा जो थ्रस्ट होता है वो एक तरीके से हमारा फोर्स की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? फोर्स की तरह। तो अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स को लगाऊंगा तो फोर्स क्या करेगा, वहां पे स्टूडेंट एक तरीके से उसका अपोजिट और उसी सेम मैग्नीट्यूड का हमको क्या करेगा, एक रिएक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स को लगाया जाता है तो फोर्स लगाने के अकॉर्डिंग बॉडी भी क्या करती है, अपोज डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक रिएक्शन कार्य करता है। आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अब जब वो रिएक्शन एक फोर्स लगाएगा रिएक्शन वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो चीज होगी वो आगे की तरफ गिर जाएगी। अब मैं बात करूंगा कि मान लीजिए मैं किसी दीवार को धक्का दे रहा हूं और धक्का देने से वो भी मुझके ऊपर धक्का देगा, तो मैं जब धक्का हटा लूंगा तो मैं क्या करूंगा, पीछे की तरफ गिर जाऊंगा। या दो व्यक्ति हैं या दो आदमी आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में धक्का दिया, रस्सा खींच रहे हैं। ठीक है, मैं इधर से रस्सा खींच रहा हूँ, वो इधर से रस्सा खींच रहा है। अब मैंने रस्सा खींचना बंद कर दिया और वो ऑलरेडी खींच रहा था तो वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। किसकी वेलोसिटी को? रॉकेट से निकलने वाली जो वेलोसिटी होगी। और नीचे का जो अर्थ होगा उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारा रॉकेट आगे की तरफ उड़ने का काम करता है। या फिर कह सकते हैं कोई चीज हमारा रिएक्शन के कारण वो आगे बढ़ने का काम करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो टर्बोजेट हमारे होते हैं, जिसको हम बात कर सकते हैं टर्बोजेट इंजन के बारे में, तो ये सब हमारे थ्रस्ट के रूप में ही क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं। तो मैंने आपको अपना जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस थी यूनिट नंबर 5 में टर्बोजेट क्या होता है, टर्बो इंजन क्या होते हैं, एरोप्लेन्स क्या होते हैं, रॉकेट क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट इसका वर्किंग कार्य होता है, क्यों वो उड़ते हैं, हवाई जहाज हवा में क्यों उड़ते हैं, किस रीजन से उड़ते हैं, क्या थ्योरम्स होती है, उन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको वहां पे क्लास में मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, बेसिकली ज्यादा क्यों टाइम में फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको अपना प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पे जेट परपल्सन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो जेट परपल्सन रेफर्स टू द इम्पार्टिंग ऑफ फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, एक क्या करता है, हमारा फॉरवर्ड मोशन करता है, आगे की डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन करता है टू द ऑब्जेक्ट एज ए रिएक्शन ऑफ एग्जिट ऑफ द हाई वेलोसिटी गैस और लिक्विड स्टीम फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो टर्बोजेट होता है वो एक तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराने का काम करता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ द एग्जिट ऑफ द वेलोसिटी इन द एंड पार्ट ऑफ द टर्बोजेट। ठीक है, टर्बोजेट के एंड पार्ट से जो हमारी हाई वेलोसिटी हमारा थ्रस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो टर्बोजेट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने का काम करता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। आप सब लोग जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, हमारा मोमेंटम होता है दैट इज द फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। साथ ही साथ हमारा जो ये टर्बोजेट इंजन जो वर्क करता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर हमारा वेरी करता है। और न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन का हमारा नियम होता है। दिस इज द बेसिकली लॉ ऑफ द एक्शन रिएक्शन का। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी भी चीज को जितना धक्का देते हैं वो उतना ही हमको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देता है। ठीक है, वो उसी तरीके से आप इसको बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्बोजेट इंजन के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा। तो बेसिकली इसके पार्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो पार्ट्स हमारे क्या क्या होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट कंप्रेसर होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारा कंप्रेसर होगा। दिस इज द कंप्रेसर, ये एयर इसके अंदर जा रही है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, दिस इज द कंबशन चैम्बर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, टर्बाइन होगी। कौन सी टर्बाइन होगी, गैस टर्बाइन। ठीक है, गैस टर्बाइन होगी और इस गैस टर्बाइन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, इन एग्जॉस्ट गैसेस का हम यूज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नोजल में।
नोजल के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, नोजल भी हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट, हमारा एक डिफ्यूजर भी होता है। डिफ्यूजर कहाँ पे होगा? डिफ्यूजर बेसिकली हमारा कंप्रेसर से आगे की तरफ लगा हुआ रहता है, और इसके बाद हमारा यहाँ पर एग्जॉस्ट डस्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, या एग्जॉस्ट गैसेस के रूप में हमको ये गैसेस हमको मिल पाती है, एग्जॉस्ट गैस के रूप में हमको यहाँ पे मिल पाती है। ठीक है, तो एक थ्रस्ट क्रिएट हमारा यहाँ पर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हमारा थ्रस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे स्टूडेंट इंजन होते हैं एरोप्लेन्स वगैरह वाले, आप लोगों ने देखा होगा उसके आगे एक डिफ्यूजर लगा होता है। डिफ्यूजर बेसिकली एक तरीके से हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है स्टेशनरी पार्ट? मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई इंजन है, अब इस इंजन में मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई भी मेटल का इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर यूज कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आने वाली एयर होगी वो एयर इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक करके अंदर की तरफ जाएगी। ऑलरेडी क्या कर रहा है, हमारा एरिया को कम कर रहा है, तो एरिया कम हो रहा तो यहाँ पे एयर क्या कर जाएगी, अपने आप कंप्रेस कर जाएगी, और उस कंप्रेस एयर को दोबारा से कंप्रेसर में लेकर जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो कंप्रेस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा बेसिकली, अगर मैं बात करूंगा टर्बोजेट इंजन में, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा सबसे पहले डिफ्यूजर लगा होता है। डिफ्यूजर क्या करता है, हमारे आने वाली जो एयर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कराने का काम करता है। क्योंकि जब एरोप्लेन हमारा स्टूडेंट हवाई मतलब एक एरोप्लेन जब स्काई में उड़ता है तो वहां पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और उसके कंपैरिजन में हमारा जो एयर होता है, एयर की वेलोसिटी थोड़ा कम होती है। तो एयर की वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं जब एयर स्ट्राइक करती है तो उसकी वेलोसिटी बेसिकली हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बढ़ जाती है। तो वहां पे हमको अमाउंट ऑफ एयर चाहिए होती है, मतलब हमको क्या चाहिए होती है, प्रेशर, उसका प्रेशर हमको इक्वल करना पड़ता है, उसकी वेलोसिटी इक्वल करनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं यहाँ पे डिफ्यूजर का यूज किया जाता है। इसको हम रैम के नाम से भी जाना जाता है, रैम, किसके नाम से? रैम के नाम से भी इसको यहाँ पर जानते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, रैम जेट वगैरह, पर टर्बो प्रॉप वगैरह, ज्यादा सुपर जेट हमारे होते हैं, रैम जेट होते हैं। ठीक है, और फाइटर जेट होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इनके बारे में, जैसे कि सुपर सोनिक हमारा होता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टूडेंट बेसिकली इसके आगे एक चोंच से बनी होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे कि तेजस वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कभी मूवीज वगैरह में, नॉर्मल में आपने देखा नहीं देखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे आपने देखा होगा जो हमारे स्टूडेंट काफी ऊंचाई में फाइटर जेट होते हैं, टर्बो जेट होते हैं, उसके जो आगे का एरिया होता है वो बहुत चोंचदार होता है, इस तरीके से बना होता है, चोंचदार बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से बना होता है। और यहाँ पे हमारा पायलट बैठता है यहाँ पे कॉकपिट में, और पीछे की तरफ हमारा यहाँ फिन्स वगैरह लगे होते हैं। तो ये वाला इतना चोंचदार एयर बनाने का हमको फायदा क्या होता है? इसका फायदा यही होता है कि आने वाली जो एयर होती है उसको हम ज्यादा से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को मेंटेन यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रीजन होता है इसको बनाने का। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टर्बोजेट के बारे में, तो टर्बोजेट में हमारी यही चीजें होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमारा क्या क्या है, कंप्रेसर लगेगा, कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ पे एयर को कंप्रेस करेगा डिफ्यूजर के बाद में, उसके बाद कंबशन चैम्बर होगा, फिर हमारा टरबाइन होगा, टरबाइन के बाद हमने इसमें एक एडिशनल पार्ट हमने जोड़ा है जिसको नोजल यहाँ पर बोलेंगे। नोजल क्या करेगा, इसकी हाई वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, जिसके अकॉर्डिंग को यहाँ पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। थ्रस्ट एक तरीके से फोर्स हमको लगाता है, तो फोर्स ये पीछे की तरफ लगाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो रॉकेट है या फिर कह सकते हैं हमारा जो एरोप्लेन है वो फॉरवर्ड मोशन आगे की तरफ हमारा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा स्टूडेंट, हमारा आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके की वर्किंग के बारे में आपको लिखना है, किस तरीके से हमारा वर्क करेगा। अगर इसके साइकिल के बारे में बात करेंगे तो साइकिल इसको बना सकते हैं, किस तरीके से साइकिल बना सकते हैं, टीएस डायग्राम अगर बात करूंगा, टीएस डायग्राम के बारे में, टीएस डायग्राम वी कैन बी ड्रॉ। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, दिस इज द डिफ्यूजर, ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारा डिफ्यूजर होगा। डिफ्यूजर के बाद, ठीक है, डिफ्यूजर के बाद हम क्या करते हैं, चलो मैं यहाँ पे इसको व्हाइट से, तो ये हमारा क्या होगा डिफ्यूजर। डिफ्यूजर के बाद हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से यहाँ पे कंप्रेस कराते हैं। ठीक है, डिफ्यूजर के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको कंप्रेस कराते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हीट को ऐड करेंगे, फिर हमारा टरबाइन होगा, टरबाइन के बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द जेट नोजल। ठीक है, जेट नोजल, तो हमारा 1 से 2 से 3 से 4। ठीक है, 1 से 2, बेसिकली इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। 1 से 2 या 2 डैश इसको बोल सकते हैं, 2 डैश से हमारा 3 डैश हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4, 4 से 5, और 5 से हम इसको बोल सकते हैं कि 5 डैश हो जाएगा, और यहाँ 6 मिनट। ठीक है,
6 के बाद इसको एग्जिट हम कर देते हैं की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे इसको 1 से 2 डैश थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिले, तो इस तरीके से टीएस डायग्राम जो होगा उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो इसकी वर्किंग बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे टर्बो प्रॉप इंजन के बारे में। तो टर्बो प्रॉप में क्या होता है, प्रॉप जैसे कि आप इसको यहाँ पे जान रहे हैं, प्रॉप प्रोप एक तरीके से हमारा प्रोपेलर होता है। प्रोपेलर आप सब लोग जानते हैं, प्रोपेलर को पंखड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, प्रोपेलर। तो प्रोपेलर दिस ये जो पार्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं, पंखड़ी जो लगी हुई है हमारी क्या होती है, प्रोपेलर होती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो टर्बो प्रॉप होते हैं उसके आगे पंखड़ा लगा होता है, जिससे हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं। तो उस एरोप्लेन में जो हमारे इंजन लगे होते हैं विंग्स के नीचे, तो वहां पे आगे की तरफ एक पंखा लगा होता है जो क्या करता है, हमारे आने वाली एयर को कंप्रेस कराने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोपेलर का काम क्या होता है, प्रोपेलर का काम होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको कंप्रेस करता है, उसके प्रेशर को इंक्रीज कराने का काम करता है। तो टर्बोप्रॉप इंजन ऑल्सो कॉल्ड टर्बो शाफ्ट इंजन या टर्बो जेट इंजन भी प्रॉप जेट इंजन के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। इसमें हमारा कंप्रेसर होता है, कंबशन चैम्बर होता है, टरबाइन होता है, नोजल होता है, वही पार्ट्स हमारे यहाँ पे लगे होते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रॉप या प्रोपेलर, तो प्रोपेलर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफ्यूजर। ठीक है, दिस इज द कंप्रेसर। दिस इज द कंबशन चैम्बर, ये भी कंबशन चैम्बर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोज टरबाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नोजल। यहाँ पे हमको एग्जॉस्ट गैसेस हमको मिल पाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या मिलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, एग्जॉस्ट गैसेस हमको यहाँ पर मिल पाएंगे। तो इन द सिस्टम, अगर मैं बात करूंगा इसके प्रिंसिपल के बारे में, तो इन दिस सिस्टम द गैस आर प्रोपेल्ड एक्सपेंडेड इन द टरबाइन एंड पार्सल इज नोजल, which means about 80% expansion of the gases take place in turbine and 20% expansion take place in the nozzle। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टीम एक्सपेंड होती है वो 80% हमारा नोजल में होती है, सॉरी टरबाइन में होती है, और हमारा 20% हमारा नोजल में हमारे देखने को मिल पाती है। वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो टरबाइन डेवलप पावर टू रन द कंप्रेसर एंड प्रोपेलर। तो यहाँ पे दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि हमारा जो टरबाइन होता है वो बेसिकली हमारा क्या करता है, हमारा ऑपरेट कराता है किसको, हमारे कंप्रेसर को चलाने का काम करता है। ठीक है, द प्रोपेलर एंड जेट प्रोड्यूस बाय द नोजल, यहाँ पे प्रोपेलर क्या होता है एंड जेट प्रोड्यूस बाय द नोजल गिव फॉरवर्ड मोशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। By using diffuser before the compressor, overall efficiency of the turboprop is improved। हमारे यहाँ पे डिफ्यूजर का हम यूज करते हैं, जिसका बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हमारा जो कंप्रेसर की इफिशियंसी उसको इंप्रूवमेंट कराने के लिए यहाँ पर डिफ्यूजर का यूज करते हैं कि कंप्रेसर को हमको मिनिमम वर्क देना पड़े, जिसके कारण यहाँ पे एयर ऑलरेडी हमको कंप्रेस मिल जाए। ठीक है, इन डिफ्यूजर प्रेशर ऑन गैसेज राइजेस ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनकमिंग एयर इक्वल टू द एयरक्राफ्ट वेलोसिटी एंड टू प्रेशर एनर्जी। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ये वेलोसिटी को मतलब एक तरीके से हमारा इंप्रूवमेंट कराता है और कन्वर्ट करता है वेलोसिटी को किसमें, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कराने का काम करता है। और दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन इज नोन एज द रैम्प इफेक्ट भी हम इसको यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, टर्बोप्रोप होता है, इसके बारे में इस तरीके से आपको डिस्कस करना है। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट हमारा रॉकेट प्रोपल्शन, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट। ठीक है, बात करेंगे रॉकेट प्रपल्सन के बारे में। तो रॉकेट प्रपल्सन क्या होता है, प्रोपेलेंट क्या होते हैं, ये आपको मैंने आपको बारे में इसके बारे में आपको बता रखा था। तो सबसे पहले बात करेंगे रॉकेट के बारे में, रॉकेट होता क्या है। तो रॉकेट एक तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम किसी भी चीज को लेकर जाना होता है, रॉकेट जो होता है बेसिकली हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है, हमारा मूव कराने का काम करता है। और जो हमारे स्टैंड एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो हॉरिजॉन्टल में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू एयरक्राफ्ट वगैरह के रिगार्डिंग। तो ये क्या करते हैं, कोई भी सैटेलाइट्स वगैरह हमारी होती हैं या फिर कोई भी हमारे एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, उसको अर्थ सरफेस से अपना अर्थ की लेयर में अगर प्रोवाइड कराना होता है, सैटेलाइट्स को स्टैब्लिश कराना होता है, तो वहाँ पे रॉकेट का बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, तो रॉकेट को अगर नीचे की तरफ छोड़ो तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ छोड़ो तो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रॉकेट प्रपल्सन के बारे में बात करेंगे। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रॉकेट प्रपल्सन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हिच एक्सप्लेन दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको केवल यही याद रखना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इसके सिद्धांत पर हमारा क्या करता है, हमारा जो रॉकेट होता है वो हमारा कार्य करता है, वर्क करता है। तो एवरी एक्शन हैज द अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉकेट को हम स्टूडेंट अपना प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे हमारा फ्यूल होता है, एक हमारा ऑक्सीडाइजर होता है।
ठीक है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसको पंप के रिगार्डिंग अपना कंबशन चैम्बर में लेकर जाया जाता है। कंबशन चैम्बर में इसको बंद करके वहां पे हमको एग्जॉस्ट गैसेस निकाले जाते हैं, उस एग्जॉस्ट गैसेस को हम यूज करते हैं फॉर थ्रस्ट प्रोड्यूस कराने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे रॉकेट में हमारा मेन फंडा क्या है, हमको थ्रस्ट प्रोड्यूस करें, ना कि हमको मैकेनिकल पावर हमको प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे हमारा कोई टरबाइन नहीं होता है, ऑलरेडी हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए होती है थोड़ा बहुत, तो वो ऑलरेडी हम उसको बैटरीज के रिगार्डिंग लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई मैकेनिकल पावर नहीं चाहिए होती है, हमको केवल यहाँ पर थ्रस्ट पाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा रॉकेट जो होता है वो हमारी अर्थ की सरफेस को बाहर की तरफ क्रॉस कर सके। ठीक है, एक ताकत प्रोड्यूस कर सके, जितना ताकत वो नीचे की तरफ लगाएगा उतनी ही ताकत से क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाने का वो कार्य करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमारा रॉकेट में एक हमारा फ्यूल, जिसमें क्या हमारा जो फ्यूल होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस में भी हमारा हो सकता है, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजर होता है वो भी लिक्विड सॉलिड गैस, तीन वही फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा पाया जाता है। दोनों को मिक्सिंग करते हैं पंप के रिगार्डिंग अपना कंप्रेसर चैम्बर में, कंबसन चैम्बर में जाकर वहां पे इसको फ्यूल को हम बंद कराते हैं, बंद कराने से जो हॉट गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, उन हॉट गैसेस को अपना डिफ्यूजर के मतलब नोजल की सहायता से बाहर की तरफ एग्जिट कराया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक तरीके से हमको यहाँ पर मिलता है क्या, दैट इज द हमको एक तरीके से प्रेशर एनर्जी, हमको थ्रस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस देखने को मिल पाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे, तो जैसे कि हमारा वर्किंग का मैं बात करूंगा, वर्किंग ऑफ द रॉकेट इंजन के बारे में। तो वर्किंग ऑफ द रॉकेट इंजन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हमारे लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन लिक्विड फ्यूल रॉकेट combustion occurs between in liquid hydrogen and liquid oxygen. The product is actually water along with the boat load of the energy. ठीक है, in solid fuel rocket oxygen in the ammonia perchloride combines with aluminum. The product are aluminum chloride, aluminum oxide, water vapor and nitrogen gas along with large amount of the energy. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो टरबाइन सॉरी हमारे जो रॉकेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के हमारे होते हैं, एक हमारा सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है, हमारा लिक्विड फ्यूल हमारा रॉकेट होता है, जिसको सॉलिड प्रपल्सन बोला जाता है, को हम लिक्विड प्रपल्सन बोला जाता है। तो सॉलिड प्रपल्सन में क्या होता है, हमारा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अलग अलग होते हैं, मतलब एक तरीके से मिक्सअप होते हैं। ठीक है, और लेकिन लिक्विड में दोनों हमारे क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सॉलिड प्रपल्सन में क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर आर कंबाइंड एज अ सॉलिड, दोनों ही हमारे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, और लिक्विड में हमारा जो ऑक्सीडाइजर होता है और हमारा जो फ्यूल होता है वो अलग अलग होते हैं, बस दोनों में ही हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वर्किंग के बारे में आपको बात करनी है, किस तरीके से हमारा वर्क करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको क्या है, फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइजर क्या होता है, पंप क्या होता है, कंबशन चैम्बर। इसको तो देखो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आपको केवल बताया है, इसको रिप्रेजेंट करने का फंक्शन क्या होगा, रॉकेट प्रपल्सन को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, इसके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है, इसका डिजाइन करना है, इसके पार्ट्स के वर्किंग के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको एक थ्योरी का पार्ट है जिसके बारे में आपको इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली मैंने यूनिट नंबर 5 में आपको जो जेट इंजन थे या फिर कह सकते हैं गैस टरबाइन थी, जेट प्रपल्सन था, और आपका यहाँ पे रॉकेट था। रॉकेट और जेट प्रपल्सन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, उसको आपको डिस्कस कर सकते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि वर्किंग ऑफ द रॉकेट जेट या वर्किंग ऑफ द प्रोपेलर जेट इंजन। ठीक है, तो इनकी वर्किंग के बारे में आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के जो भी हमारे वन शॉट क्लासेस थी यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक वो हमने कंप्लीट कर दी हैं। तो आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।